जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 होगा गति। क्या गति पढ़ेंगे आज हम। तो गति से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो भी अच्छे से समझेंगे, एक भी प्रश्न इससे अगर बाहर इससे आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। गति गति क्या होता है। तो गति यानी कि कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति से अगर हिल रही है यानी कि वो गति में है। समझ रहे हैं। अगर वो अपनी स्थिति से हिल रही है, इधर उधर हिल रही है, तो वो अपनी गति में है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका मात्रक होता है वो अदिश राशि होता है। जैसे कार्य का जूल, समय का सेकंड, ऊर्जा के कैलोरी होता है ना, आयतन आयतन के जैसे कि क्या बोलेंगे, मीटर क्यों बोलेंगे। आगे देखते हैं। जैसे देखिए, समझिए। अब देखिए अदिश और सदिश। अदिश में क्या होता है, देखिए अदिश समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, समझना जरूरी है। ये है अदिश और एक होता है सदिश होता है। क्या होता है, सदिश। तो अदिश जो होता है, इसमें द्रव्यमान तो होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है, द्रव्य सॉरी, देखिए ध्यान से समझिए। अदिश और सदिश। तो अदिश में द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कि द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पर गए, आप मान लीजिए कि आलू लेना है, तो आलू को ये नहीं ना बोलेंगे कि आलू 1 किलो पूर्व में दिया, 1 किलो पश्चिम में दिया, ये ना बोलते हैं। तो यानी कि जो भी द्रव्यमान होता है, अदिश राशि होती है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है। अब सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में दिशा के साथ साथ, यानी कि द्रव्यमान के साथ साथ दिशा होती है। क्या होती है, दिशा होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो फिर से देख लेते हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। और जितना भी एसआई मात्रक होता है, जिसका एसआई मात्रक, जैसे हम लोग पढ़े द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ऐसे पढ़े ना। तो ये सभी जैसे कि यहाँ पर जो भौतिक राशियों है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी क्या कौन सी राशि आ जाएंगी, अदिश राशि होंगी। अदिश राशि समझ गए। अब ध्यान दीजिए, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, और दाब का पास्कल होता है, पता है। अब देखिए, बात ये है कि सदिश राशि किसको बोलते थे। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ती उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। जैसे अब इसको एक ट्रिक बताते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। सदिश में दिशा होता है, दिशा के साथ, तो जिसमें वो आएगा ना, जैसे जहाँ सदिश लौके, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि विद्युत धारा, तो कहे जैसे कि जिसमें वह रहेगा वो सदिश हो जाएगी। लेकिन हम बोल रहे हैं विद्युत धारा, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो वह है, यानी कि सदिश होगा। नहीं, ये सदिश नहीं, अदिश होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि वह से शुरू भी होगा, लेकिन अगर उसका मात्रक होगा तो वो अदिश होगा, लेकिन वह से शुरू होगा और उसका मात्रक नहीं होगा, यानी कि वो सदिश होगा। अब यहाँ पर देखिए, वह यानी कि बोल रहा है ना, देखिए वेग में, विस्थापन में वो आ रहा है, वेग, विस्थापन, बल में भी वो आ रहा है, त्वरण में वो आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। दूरी किसे कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल, यानी कि 1 मिनट, 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में, यानी कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, तो उसकी तय की गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यह सदैव पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर कोई वस्तु या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, यानी कि अपने जगह से
हटेगी जरूर, या ऊपर जाए नीचे जाए, यानी कि उसके दूरी जो होता है हरदम धनात्मक होता है। विस्थापन किसे बोलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह जाना है और उस दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यानी कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और कहेगा जैसे ये दूरी हुई, जैसे मान लो कि यहाँ पर घर है, बहुत सारा घर है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, तो घर है तो कोई कहेगा कि कैसे हम नापेंगे, तो यानी कि हवा में ये लकीरें खींची जाती है, यानी कि हवा में मान मान लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये है, यानी कि इसका विस्थापन ये होगा। समझ रहे हैं ना, हवा में ये लकीरें खींची जाती हैं। अगला है इसका स्थायी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का स्थायी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर विस्थापन देखिए, समझिए, यहाँ से यहाँ तक शुरू किए, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का मतलब जैसे कि ये कोई वस्तु है, यहाँ से शुरू होकर, यहाँ से शुरू होकर और फिर अपने जगह पा जाएगी, तो यह यानी कि इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। और यहाँ से अगर चल ही यहाँ से यहाँ तक ही, यानी कि इसका ये लंबवत, मतलब लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, ये धनात्मक हो गया। समझ रहे हैं ना। चाल किसे बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय, यह एक अदिश राशि है। क्योंकि चाल में वो नहीं लगा है ना, तो चाल दूरी बटा समय याद रहे, क्या कि दूरी भी एक दूरी दूरी यानी कि क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम बोलते हैं, समय को, सॉरी एक सेकेंड, लंबाई, लंबाई का मात्रक दूरी होता है। लंबाई का मात्रक यानी कि दूरी जो होता है मीटर में नापा जाता है और समय सेकेंड में, यानी कि मीटर भी लंबाई है और सेकेंड समय, यानी कि दोनों ये स्थायी मात्रक है और ये अदिश राशि है। ये दोनों जब अदिश रहेंगे तो ये भी अदिश रहेगा। समझ रहे हैं ना। इसका स्थायी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब ध्यान दीजिए, कोई वेग है, किसी वस्तु के विस्थापन, विस्थापन के मतलब एक जगह से हिल रही है, कि दर को या एक निश्चित दिशा में, निश्चित कोई दिशा है, ये मतलब ये दिशा है, प्रति सेकंड यानी कि एक एक सेकंड में आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी कि एक ही प्रति सेकंड, यानी कि एक निश्चित दिशा में और एक समान चाल से चले तो वो क्या है, वेग है। समझ रहे हैं ना। इसका ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण की बात करें, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यानी कि कोई वस्तु है और यहाँ से स्टार्ट की और चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ऊट आएगा, मतलब कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ब्रेक मारेगा ना, ऊट आएगा तो ऊट आएगा तो ब्रेक मारेगा, यानी कि उसके जो वेग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, फिर चालू होगा तो यहाँ से फिर स्टार्ट पकड़ेगा, मतलब वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ रहे हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि ये कुछ दिशा में ही ना जाएगी। अब रोड है तो रोड की कोई दिशा होगा ना, कि ये दिशा है। समझ रहे हैं ना। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। या यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगी, जिसे मंदन कहते हैं। यानी कि समय के साथ वस्तु का वेग धीरे 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 घट के एकदम रुक जाएगा, तो वो घटने की प्रक्रिया को ही त्वरण ऋणात्मक कहते हैं, जिसे मंदन कहा जाता है। समझ रहे हैं। घटने की, यानी कि वेग चाल हो तो 80 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है और 80 से बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे कम में होती जाएगी, तो इसको मंदन कहते हैं। वृत्तीय गति, यानी कि आप लोगों को पता है कि कोई एक वृत्त है और वृत्त के इर्द गिर्द ही घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे झूले की गति एक ही जगह पर घूमते रहती है, यदि वह एक समान चाल से चले तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि अगर झूला एक समान से घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता, जैसे वृत्तीय गति बोल सकते हैं। जैसे कि घड़ी घड़ी एक समान चाल से चलती रहती है, चलती रहती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति बोल सकते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल रही है। अब देखिए, वृत्तीय ये क्या है, हर एक बिंदु पर इसकी दिशा बदल रही है। यानी कि यहाँ है तो इस दिशा में, यहाँ बदली तो इस दिशा में जाएगी, यहाँ आई तो इस दिशा में, यहाँ आई तो इस दिशा में। समझ रहे हैं ना। तो वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है।
कोणीय वेग क्या होता है? तो वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी कि यहाँ से मिलाने वाली जो ये रेखा है, तो 1 सेकंड में जितना दूरी यहाँ चाहिए, तो यहाँ से ये जो कोण बना इसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया यहाँ से एक स्पर्श रेखा, और यहाँ से 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगी, तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा से ये कब होगा? कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग होगा। समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं। इसे इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होगा, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई यानी कि 360 डिग्री यानी कि रेडियन में घूम जाता है, पूरा घूम जाएगा ये। 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उसको बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं। आगे देखते हैं। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, क्या है? r है, और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि गुणे n बराबर 2 पाई r n होगा। यदि उसकी परिधि रेखीय चाल में होगी तो अर्थात v बराबर 2 पाई r n या v बराबर 2 पाई n गुणे r बराबर ओमेगा गुणे टी। समझ रहे हैं ना? रेखीय यानी कि सीधी सीधी बात याद रखिए कि रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल अगुणे त्रिज्या होता है। आगे देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या बोलता है भाई? बोलता है कि भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है, जो कि 1867 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादन किए थे। न्यूटन साहब के 3 नियम है, सीधी सीधी बात याद रखिए। न्यूटन साहब का पहला नियम बोलता है कि कोई वस्तु है अगर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, या तो उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चल रहेगी, जब तक कि उसके बाहर से कोई बल नहीं लगाइएगा। तो ये प्रथम नियम होगा। दूसरा का नियम बोल रहा है, दूसरा का नियम क्या बोलता है? F बराबर ए में, F बराबर ए में यानी कि फोर्स बराबर मास, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जिस ओर आप बल लगाइएगा, यानी कि फोर्स किसको बोलते हैं? यानी कि मास, यानी कि अगर आप जिस तरफ बल लगाइएगा उसी तरह न उसी ओर न कोई वस्तु क्या होगी? उसी ओर कोई वस्तु जाएगी। अगर इधर से एक्सेलरेशन किस ओर होगा? जिस तरह से मास लगाइएगा। देखिए ध्यान से समझिए। और तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यानी कि अगर कोई वस्तु इस मतलब कि आप अगर दीवार पर मारेंगे तो दीवार भी आपको मारेगा, इसीलिए आपको चोट लगता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो देखिए बोल क्या रहा है न्यूटन के प्रथम नियम, यानी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। इसे बल भी बोलते हैं। इसी से बल का परिभाषा निकलता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि गैलीलियो का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? तो प्रथम नियम को। जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम को कहा जाता है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या उसकी गति अवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया को जड़त्व कहती है। यानी कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो विराम में जड़त्व कहलाएगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गति में जड़त्व कहलाएगी। समझ रहे हैं? अगर गति अवस्था में बनाए रखे तो उसकी प्रवृत्ति मतलब देखिए, अगर बोल रहा है ना कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल का परिभाषा क्या बोलता है कि बल वह भौतिक कारक है या वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल अगर मान लीजिए कोई वस्तु है तो बल लगाइएगा तो उसके दिशा में किस लगाइएगा ना, दिशा में लगा रहे हैं तो दिशा में लगाएंगे तो वो डगर के इधर आ जाएगा ना। तो ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन होता है। याद रखिएगा बल एक सदिश राशि है। जड़त्व के कुछ नियम, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार यानी कि गाड़ी में अचानक चलती है तो पीछे की तरफ झुकते हैं, और अचानक रुकती है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से है। कंबल को हाथ से पकड़कर झंडे से पीटने पर धूल झड़ जाता है, यह प्रथम नियम का उदाहरण है, यानी कि जड़त्व के नियम के उदाहरण है।
संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल में तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग, मतलब देखिए ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है कि द्रव्यमान, कोई वस्तु होगा तो उसका कोई द्रव्यमान भी होगा तथा वेग यानी कि वो चल रहा है के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, यानी कि कोई वस्तु जा रही है, चल रही है और उसके अंदर कोई द्रव्यमान है तो उसको संवेग बोलेंगे। यह एक सदिश राशि है क्योंकि वो किसी दिशा में जा रही है, संवेग है, वेग है तो दिशा होगा, ठीक ना। ये इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होती है। और यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है, A एवं वस्तु का द्रव्यमान m है, तो त्वरण गति के दूसरे नियम यानी कि F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। तो प्रश्न आएगा कि बल की परिभाषा किससे मिलती है? तो प्रथम नियम से। बल का व्यंजक किससे मिलता है? तो द्वितीय नियम से। F बराबर a में बल का व्यंजक होता है। अच्छा, अगर हम पूछें कि बताइए कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ठीक ना। कोई गाड़ी से आदमी कूदता है तो आगे की तरह क्यों भागता है? अगर गाड़ी से कोई कूदे, अगर वहीं पर रहेगा तो पक्का ही गिर जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आदमी बोलता है कि जब गाड़ी से कूदना चाहिए ना तो उसी गाड़ी के दिशा में दौड़ो, नहीं दौड़ोगे तो गिर जाओगे। ये गति के दूसरका नियम के उदाहरण है। यानी कि फोर्स जिस तरह लग रहा है, यानी कि जिस तरह गाड़ी भाग रही है, अपने मास यानी कि अपने द्रव्यमान को उसी दिशा में एक्सेलरेट करना पड़ता है, नहीं तो F बराबर m, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स जिस तरह लग रहा है उसी को अपने शरीर का वेग उसी तरफ से ले जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से छोड़ी गई गोली चलाने पर पीछे की धक्का लगता है, नाव के किनारे पर कूदने से नाव पीछे की तरफ हट जाती है, रॉकेट के उड़ने में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि कोई कण है, निकाय, अगर उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा, यानी कि जितना है उतने रहेगा। समझ रहे हैं ना। अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। आगे देखते हैं आवेग क्या है। आवेग बोल रहा है तो आवेग यानी कि जब कोई बड़ा बल, मतलब बहुत बड़ा बल है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। यानी कि समझिए, मान लीजिए कि कोई बड़ा बल है और थोड़े समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है तो मेरा हाथ अगर किसी के गाल के लिए थोड़े समय के लिए, जितना थोड़ा समय हो सकता है, टच करेगा तो उस टच और उसके बीच के जो समय होगा उसी समय अंतराल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो आवेग बराबर क्या होगा? बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग की गति, क्योंकि बल जितना समय के लिए उसके टच किया उसी को संवेग में परिवर्तन कहते हैं। समझ रहा है ना। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है क्योंकि ये किसी दिशा में ही लगेगी, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जिस दिशा में आप उसका यूज करेंगे वही उसकी दिशा हो जाएगी। अभिकेंद्रीय बल, देखिए अभी मतलब क्या बोल रहा है? अभी मतलब अंदर की तरफ, अभी मतलब अंदर, और अप होगा तो बाहर, अप मतलब ऊपर, अभी मतलब नीचे, ठीक ना। अभी नीचे और अप ऊपर। तो जब भी बोलेगा अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m वृत्ताकार
यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर की आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल किसे बोलते हैं? तो अपकेंद्रीय यानी कि ऊपर की तरफ। तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल जो होते हैं एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, विपरीत दिशा होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अब बोलिए कि दूध से जब दही महा जाता है, अगर कोई बर्तन है, अब बर्तन में ये महा जा रहा है, ठीक ना, ये बर्तन में महते हैं, तो अगर उसको हिलाते हैं तो वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। अगर यानी कि अगर बर्तन ना रहे तो ये चारों तरफ ये बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएंगी। और कपड़ा भी सुखाया जाता है तो कपड़ा का जो मशीन होता है, कपड़ा का मशीन उसको चारों तरफ से घुमाता है। अगर वो मशीन ना रहे तो उसको बीग देगा चारों तरफ, समझ रहे हैं ना। तो बीग यानी कि बाहर फेंक देगा, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत। तो दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल, कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल के काम करती हैं। ध्यान से समझिएगा। अब ये बोल रहा है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत का कुआं और कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहरी की ओर कार्य करती है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने की प्रक्रिया के बल से भ्रमवश इसे अपकेंद्रीय बल बोला जाता है, जबकि ये अभिकेंद्रीय बल है। समझ रहे हैं ना। बल आघूर्ण क्या होता है? तो मोमेंटम ऑफ फोर्स यानी कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, यानी कि कोई पिंड है, ठीक है ना, कोई पिंड है, यानी कि मान लीजिए कि ये पिंड है, एक अक्ष के परितः, यानी कि कैसे हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रस्सी बांध लिए और कोई ईंटा है, और ये मान लीजिए कि ये आदमी हो गया, ठीक ना, और ये अपने हाथ में रस्सी बना के ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो जब घुमाएगा तो चारों तरफ घूमेगा, यानी कि रसरी चारों तरफ घूमेगा। वही बोल रहा है कि पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल के एक सॉरी दोस्तों, किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन किसको बोलते हैं? यानी कि सरल मशीन वो होती है जो हमारी कामों को आसानी से सरल मतलब आसान कर दे। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन? सरल मशीन। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक। समझ रहे हैं ना। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, समझिए 3 बिंदु। पहला होता है आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब बोलते हैं। और दूसरा आयास, यानी कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट आती है उसे भार कहते हैं। समझ रहे हैं ना। उत्तोलक के अगर प्रकार की बात करें तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब यानी कि F, आयास E और भार W के बीच स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण जैसे कैंची। तो कैंची कैसा होता है? ऐसा कैंची होता है, ऐसा, और यहाँ पर पकड़, यहाँ पर ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है कैंची। तो कैंची जब ऐसा रहता है, समझ रहे हैं ना, तो कैंची ऐसा ही रहता है। तो कैंची यानी कि एक जगह पर यहाँ एक बिंदु से ही इसका संचालन किया जा रहा है। पिलास, तो पिलास भी कैसा रहता है?
तो पिलासो ऐसे ही रहता है, जैसे कि बाहर से ऐसे उभरा रहता है और ये ऐसा रहता है, यानी कि इसको उठाने से उठ जाता है और दबाने से मतलब कि सट जाता है। दबाएंगे तो सट जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ से नीचे करें तो वहाँ नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कैंची, पिलास, सीडीसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल की ब्रेक, हैंड पंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो आप लिख लीजिएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी के, और उसको याद कर लीजिएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब एफ और आयास ई के बीच डब्लू भार डब्लू होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। नींबू जो निचोड़ा जाता है, तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन कैसा होता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक ना, और ऐसे रहता है, और एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, यानी कि ई वाला घुस जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ना, ये दब जाएगा और यहाँ से नींबू जो होता है, नींबू का रस गिर जाता है। समझ रहे हैं ना। तो सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब एफ भार डब्लू के बीच में आयास ई होता है। इसकी यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आते हैं। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, तो गुरुत्वीय केंद्र जो होता है, किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार, यानी कि जैसे कैसे हम लोग छोटे थे तो ये अपने उंगलियों पर पूरा कॉपी के भार को उठा लेते थे, यानी कि उस कॉपी का वो गुरुत्वीय केंद्र था। तो वस्तु का चाहे चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर आ जाता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। अगर संतुलन की बात करें तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन। स्थायी संतुलन की बात, यदि किसी वस्तु की उसकी संतुलन थोड़ा सा भी विस्थापित किया जाए और बल हटाते हैं तो पुनः वह अपनी स्थिति में आ जाएगी। यानी कि कोई वस्तु है और इसका जैसे केंद्र बिंदु ये है, अगर इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर किया जाए तभी भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। समझ रहे हैं ना, एडजस्ट कर लेता है। अस्थायी संतुलन, यानी कि अगर उसके गुरुत्व, यदि किसी वस्तु की को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा भी विस्थापित करके छोड़ा जाए पर पुनः संतुलित की अवस्था में न आए तो उसे अस्थायी, यानी कि वह अवस्था में नहीं आएगी। उदासीन, यानी कि वो गिर जाएगी। समझ रहे हैं ना। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र जी उसकी ऊंचाई से बना रहता है तो अगर तथा उसे छोड़ देने पर वस्तु अपनी स्थिति में संतुलित हो जाती है। समझ रहे हैं ना, उसका संतुलन उदासीन होता है। जैसे कोई वस्तु रहता है, ऐसे मोड़ दीजिएगा तो मोड़ जितना मोड़िएगा ना उतने पर अटक जाएगा, उससे बाहरी हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना, वो होता है उदासीन संतुलन। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती हैं, तो किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। पहला है वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र आधिकारिक नीचे होना चाहिए, यानी कि अगर मान लो कोई वस्तु है तो वो नीचे की तरफ गिर या कि ऊपर की तरफ, अगर नीचे गिरेगी तभी यह काम करेगा। समझ रहे हैं ना। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर गति खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो के साथ, यानी कि अगला हम लोग का चैप्टर रहेगा कार्य ऊर्जा शक्ति। इसको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।